गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बॉनिगसंस के रिपर्टरी पर जा रहे हैं और पिछले लेसन्स में हम लोगों ने कॉन्कॉर्डेंस को समझने का प्रयास किया था। आज हम लोग रिपर्टरी ऑफ द एंटीसोरिक रेमेडीज, जो कि बहुत ही पहले डॉक्टर बॉनिगसंस ने पहला रिपर्टरी के रूप में इसे स्थापित किया था और इस रिपर्टरी का नाम है, उन्होंने दिया था रिपर्टरी ऑफ द एंटीसोरिक रेमेडीज। बाद में इस रिपर्टरी का नामकरण बदल करके ए सिस्टेमिक अल्फ़ाबेटिकल रिपर्टरी ऑफ द होम्योपैथिक रेमेडीज किया गया। ये कैसे किया गया, क्यों है और इस रिपर्टरी की खासियत क्या है, विशेषता क्या है, इस बात की चर्चा आज हम लोग इस क्लास में करने जा रहे हैं। डॉक्टर बॉनिगसंस के विषय में हम लोगों ने आपको बताया था पिछले बार, और मैंने ये बताया था कि ये ही बहुत ही ज़्यादा उम्र में जा कर के ये होम्योपैथी में आए और होम्योपैथी पढ़ना का प्रयास किए। और इस जो होम्योपैथी में जो इन्होंने दिया है अपने आप में बहुत ही अनूठा है। खास करके इन्होंने जो रिपर्टरी का प्लान बनाया है वो बहुत ही यूनिक है और डॉक्टर हैनीमैन के थॉट्स को पूरी तरह से प्रदर्शित करता है। फर्स्ट रिपर्टरी कहते हैं विच ऑनर्ड बॉनिगसंस एज द फादर ऑफ रिपर्टरी, है ना। डॉक्टर बॉनिगसंस को फादर ऑफ रिपर्टरी कहलाने के लिए जो सबसे पहली पुस्तक पर पब्लिश हुआ उसको रिपर्टरी ऑफ द एंटीसोरिक रेमेडीज के नाम से जाना जाता है। और ये कंपाइलेशन है रूब्रिक्स का, सिम्टम्स का। डॉक्टर बैरॉन क्लेमेंस मारिया फ्रांज वॉन बॉनिगसंस, इनका पूरा नाम है डॉक्टर बैरॉन क्लेमेंस मारिया फ्रांज वॉन बॉनिगसंस, जो 1832 में पब्लिश हुआ था और 1833 में इसका दूसरा संस्करण हुआ था। म्यूनिस्टर जगह है जर्मनी में और यहाँ पर ये पब्लिश हुआ था 1832 में और बाद में चल करके 1833 में फिर इसका सेकेंड एडिशंस भी आया। डॉक्टर बॉनिगसंस के विषय में थोड़ा सा जानकारी मैं देना चाहूँगा। ये डच यूनिवर्सिटी से इन्होंने ग्रेजुएट किया है और डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल लॉ का इनको, यानी कि ये लॉ में इनकी पढ़ाई हुई थी, सबसे पहले लॉ ग्रेजुएट है। ही डिवोटेड मच ऑफ हिज टाइम डेवलपिंग द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर। उसके बाद में इनको कृषि से भी बहुत इंटरेस्ट था और खास करके कृषि विज्ञान से अध्ययन इन्होंने किया और बॉटनी का इनको बहुत अच्छा ज्ञान था। और बॉटनी के लिए इनका जो खोज है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बॉटनी में जो बहुत सारे प्लांट हैं उसका जो इन्होंने अध्ययन किया है उसका लाभ हम लोगों को होम्योपैथी में मिलता है। इन्होंने एक किताब पब्लिश किया था प्रोड्रोमस फ्लोरे मॉनिस्ट्रेशनिस, जो कि जिसके कारण इसको डायरेक्टर बनाया गया था। बॉटनिकल गार्डन ऑफ द मिनिस्टर के डायरेक्टर बने थे इस किताब के पब्लिकेशंस के कारण। और 1827 में इनको ट्यूबरक्लोसिस हुआ था, बहुत है ना। और इसी समय में उन्होंने एक पत्र लिखा और कि हम बहुत ही मैं बीमार हूँ। और डॉक्टर वेल, अपने दोस्त उनके बॉटनिकल फ्रेंड डॉक्टर ए वे हैं, वे जो कि फर्स्ट होम्योपैथिक फिजिशियन थे आपको रेनलैंड और वेस्टफीलिया के, जहाँ पर डॉक्टर बॉनिगसंस रहा करते थे। वे ने इनको बॉनिगसंस साहब का ट्रीटमेंट किया पल्सेटला से, और इस पल्सेटला से उनका जो है सो उनका जो बीमारी है ट्यूबरक्लोसिस ठीक हो गया। और 1830 में ये डॉक्टर हैनीमैन के नज़दीक आए और उनके अंतिम समय तक वह डॉक्टर हैनीमैन के साथ रहे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है कि ये एक लॉयर थे, फिर बॉटनिस्ट थे
और उसके बाद में ये होम्योपैथी में कन्वर्ट हुए। होम्योपैथी में कन्वर्ट होने का मेन कारण इनका ट्यूबरकुलोसिस इनकी बीमारी रही है। इसको कहा जाता है एंटी रिपोर्टरी ऑफ द एंटी सोरिक रेमेडीज। इसका प्रीफेस जो है सो डॉक्टर हैनीमैन ने लिखा है, प्रस्तावना। फर्स्ट एडिशन जो है सो केवल 6 महीने में पूरा बिक गया था और सेकेंड एडिशन 1833 में आया। बॉनिगेसन्स रिपोर्टरी वॉज द फर्स्ट रिपोर्टरी टू अपीयर इन द प्रिंटेड फॉर्म, है ना। डॉक्टर बॉनिगेसन्स के पहले प्रिंटेड रिपोर्टरी नहीं था, लेकिन ये डॉक्टर हैनीमैन ने भी अपना रिपोर्टरी बनाया था, और लेकिन ये बॉनिगेसन्स का रिपोर्टरी पहला प्रिंटेड फॉर्म में है। डॉक्टर हैनीमैन जो है इसको भी पहले प्रिंट किया था, बनाया था। डॉक्टर झार भी बनाए थे और थर्ड बॉनिगेसन्स रिपोर्टरी बाद में आया था। इम्पॉर्टेंट डॉक्टर बॉनिगेसन्स के जो महत्वपूर्ण काम हैं, 1831 में ये क्योर ऑफ कॉलरा एंड इट्स प्रिवेंशन लेख लिखा था। 1832 में रिपोर्टरी ऑफ द एंटीसोरिक रेमेडी विच ए प्रीफेस बाय डॉक्टर हैनीमैन इन्होंने लिखा था। और 1833 में अटेम्प्ट ऑफ एट द होम्योपैथिक थेरापी ऑफ इंटरमिटेंट फीवर। 1835 में रिपोर्टरी ऑफ द मेडिसिन विच आर नॉट एंटीसोरिक, है ना, एंटीसोरिक। उसके बाद में 1836 में अटेम्प्ट एट शोइंग द रिलेशनशिप ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। और 1846 में थेराप्यूटिक मैनुअल ऑफ द होम्योपैथिक फिजिशियंस इन्होंने बताया। 1849 में ब्रीफ इंस्ट्रक्शन ऑफ नॉन फिजिशियंस एज टू द प्रिवेंशन ऑफ क्योर ऑफ कॉलरा। बहुत बड़ी घटना है। कॉलरा का इलाज उस समय जो महामारी के रूप में आया था, उस समय में इन्होंने इस को लिखा। 1853 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसे टू साइड ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड रिलेशनशिप, मनुष्य के शरीर का 2 भाग, यानी कि मानसिक और शारीरिक। और फिर 1860 में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऑफ द वूपिंग कफ, है ना। 1807 में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऑफ द वूपिंग कफ इन्होंने पब्लिश किया था। और 1863 में एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है जिसको कि हम लोग ए फॉर्म ऑफ हिपोक्रेट्स कहते हैं, विद द नोट बाय ए होम्योपैथ, ये पब्लिश हुआ। तो ये इतने सारे कंट्रीब्यूशन एक व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में कर सकता है, ये हम लोग डॉक्टर बॉनिगेसन्स के माध्यम से देखते हैं। इस रिपोर्टरी का ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों इन्होंने रिपोर्टरी? कंप्लीटनेस, यानी कि संपूर्णता, स्पष्ट, साहस आना और आसानी से इसका यूज कर पाना। साहस आना और आसानी से यूज कर पाना, ये इसका किताब का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है ना। जो लोग आप बोल रहे हैं, कृपया अपनी आवाज को बंद कर लें। There was alphabetical repertory and systematical arrangement. इसमें beside extremely logical arrangement, the most useful innovations introduced was the gradation of value of the drugs, है ना। Gradations of value of the drugs for particular symptoms इन्होंने किया था। और आज भी हम लोग डॉक्टर बॉनिगेसन्स के इवैल्यूएशन सिस्टम को यूज करते हैं। डॉक्टर अपने प्रीफेस में चौथे एडिशन में इस रिपोर्टरी को किया था और बॉनिगेसन्स को क्रेडिट इन्होंने दिया था। डॉक्टर बॉनिगेसन्स का रेयर, ये जो किताब है आप देख रहे होंगे, रेयर साइंड
साइंड बुक है थेराप्यूटिक पॉकेट बुक्स का, एंड ओरिजिनल बुक साइंड बाय द ऑथर टिमोथी फील्ड एलन, डेटेड 1891, Bonigeson's therapeutic pocket books for homeopathic physicians to use at the bedside and in the study of the materia medica. This is the new American edition of Dr. Timothy Field Allen and signed by him and to James T. Hardy. ये साइन किया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको इतिहास का। फिलोसॉफी, इस किताब का फिलोसॉफी क्या है? इज बेस्ड ऑन द फिलोसॉफी ऑफ कंप्लीट सिम्टम्स एंड कंप्लीट सिम्टम्स का ये सारी किताब जो है सो कंप्लीट सिम्टम्स के आधार पर आधारित है। कंप्लीट सिम्टम्स कहने का मतलब है कि लोकेशन, सेंसेशन एंड मॉडलिटीज एंड कॉन्कॉमिटेंट को, और डॉक्टर बॉनिगेसन ही पहले व्यक्ति थे जो कि कंप्लीट सिम्टम्स की बात किए। आपको याद होगा फ्रैगमेंटा डिवेरिबस में भी डॉक्टर हैनीमैन ने इनकम्प्लीट सिम्टम्स होने की बात करी थी, और इस इनकम्प्लीट, और उनका उद्देश्य था कि सिम्टम्स को कंप्लीट किया जाए। तो ये डॉक्टर बॉनिगेसन ने इसका प्रयास है इस रिपोर्टरी के माध्यम से कंप्लीट सिम्टम्स को और ऑर्गेनन के फाइल नंबर 86 को पूरा करने का काम इन्होंने किया था। इस रिपोर्टरी में इन्होंने ये कोशिश किया है कि समय, एग्रेवेशंस, एम्लोरेशंस और कॉन्कॉमिटेंट के आइडिया को एक साथ ला करके एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे कि हम लोग सिम्टम्स को कंप्लीट कर सके, और हर एक सेक्शन में सब सेक्शन दे करके इन्होंने रिपोर्टरी का महत्व को बढ़ाना और रेफरिंग सिस्टम और सब सेक्शंस के माध्यम से इन्होंने किया है। इसका जो किस किस साल में पब्लिश हुआ था? 1832 में पहला, 1833 में दूसरा, फिर इसको जर्मन से ट्रांसलेट किया गया CM बोगर के द्वारा। इसमें 90 चैप्टर थे और नंबर ऑफ रेमेडीज केवल 52 था, और अभी जो है सो ये बीजैन पब्लिशर्स के द्वारा पब्लिश हुआ है 2004 में। इसमें ग्रेडेशन ऑफ रेमेडीज है। फर्स्ट ग्रेड में वो स्पेस्ड इटैलिक्स, मान थोड़ा जगह दे करके, जैसा ये लिखा हुआ है आप देख रहे हैं इसी तरह से है। सेकेंड ग्रेड में इटैलिक्स है, मान ये बिखरा हुआ है, ये सटा हुआ है। फिर थर्ड ग्रेड में इन्होंने स्पेस्ड रोमन बनाया, उसके बाद में फोर्थ ग्रेड में इन्होंने रोमन बनाया, और फिफ्थ ग्रेड में रोमन इन पैरेंथेसिस। और सेकेंड एडिशंस में इस ग्रेडिंग को देखिए चेंज कर दिया गया है, ये कैपिटल बोल्ड में लिखा गया, फिर रोमन बोल्ड में लिखा गया, फिर इटैलिक्स रोमन और रोमन इन पैरेंथेसिस ये दिया गया है। ये ग्रेडेशन इस किताब में जो ग्रेड मेडिसिन के दिए गए हैं, पहला एडिशन में ये था और दूसरा एडिशन में ये था। फर्स्ट ग्रेड का मतलब होता है कि अप्रूव्ड बाय एवरीवन, प्रूविंग और क्लिनिकली प्रूविंग बाय ऑल। सेकेंड वाला ग्रेड का होता है उससे कम। इटैलिक्स का मतलब होता है कि क्लिनिक प्रूविंग में देखा गया है, कभी कभी क्लिनिकल में भी देखा गया। फोर्थ ग्रेड में खाली प्रूविंग की बात करी गई है, और रोमन इन पैरेंथेसिस को डाउटफुल मेडिसिन के अंदर में रखा गया। जो संदेहात्मक दवा है उसको कहा कि इसको भी कोशिश सोचा जा सकता है अगर सिम्टम्स हम लोगों को मिल जाता है तो, ठीक है ना। तो ये इसको रोमन इन पैरेंथेसिस को डाउटफुल मेडिसिन कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर में जो कंटेंट हैं इस किताब के, ट्रांसलेटर प्रीफेस जो जिसने अनुवाद किया उसका प्रस्तावना है, प्रीफेस टू द सेकेंड एडिशन है, उसके बाद प्रीफेस टू द फर्स्ट एडिशन है, उसके बाद में इसका प्रस्तावना है, इंटरकरेंट रेमेडीज इन क्रॉनिक डिजीज दिया हुआ है, रिव्यू ऑफ द एंटीसोरिक रेमेडीज का, हर एक रेमेडीज का रिव्यू दिया हुआ है, उसके बाद में रिपोर्टरी ऑफ द एंटीसोरिक रेमेडीज है। अब देखिए एंटीसोरिक और सोरिक कहने का तात्पर्य यह है, डॉक्टर हैनीमैन ने अपने प्रैक्टिकल होम्योपैथी में आने के करीब 12 साल के बाद में माइजमेटिक थ्योरी को लाया, और जैसे ही इन्होंने माइजमेटिक थ्योरी को लाया तो सभी लोग दवा को भी माइज्म के हिसाब से सोचना शुरू किया। इसी समय में डॉक्टर बॉनिगेसन को ने भी यह प्रयास किया है, और कुछ 53 मेडिसिन को लेकर के इन्होंने एंटीसोरिक रेमेडीज, इसीलिए इसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, प्लस आपको माइज्म का अप्लाइड एस्पेक्ट आपको इसमें देखने को मिलेगा।
आप देखते होंगे कि डॉक्टर हैनीमैन का मेट्रिया मेडिका प्यूरा है, डॉक्टर हैनीमैन का मेट्रिया मेडिका प्यूरा है और क्रॉनिक डिजीज है। मेट्रिया मेडिका प्यूरा में भी मेडिसिन का डिस्क्रिप्शन है और क्रॉनिक डिजीज में भी क्रॉनिक मेडिसिन का डिस्क्रिप्शन है। मेट्रिया मेडिका प्यूरा में जो मेडिसिन का डिस्क्रिप्शन है उसमें माइजमेटिक कंसिडरेशन नहीं है, और मेट्रिया मेडिका ये क्रॉनिक डिजीज में डॉक्टर हैनीमैन ने बाद में चल करके माइजमेटिक कंसिडरेशन किया था। इसलिए आप डॉक्टर हैनीमैन के क्रॉनिक डिजीज में जो मेडिसिन का डिस्क्राइब किया गया है और मेट्रिया मेडिका प्यूरा में जो डिस्क्राइब किया गया है, दोनों में यही अंतर है। यहाँ पर माइजमेटिक डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पर माइजमेटिक डिस्क्रिप्शन नहीं है। और इसी को फॉलो करते हुए डॉक्टर बॉनिगसन ने यह रिपोर्टरी को तैयार किया था कि क्रॉनिक डिजीज में जो मेडिसिन है उसको फॉलो करते हुए इन्होंने यह रिपोर्टरी को तैयार किया। ठीक है ना। इसके अनुवादक ने लिखे हैं एवरी रिपोर्टरी यूजफुल, हर एक रिपोर्टरी महत्वपूर्ण है लेकिन कोई भी कंप्लीट नहीं है। दिस वन ऑफर्स द बेस्ट गाइड फॉर द सिलेक्शन ऑफ मोस्ट सुटेबल रेमेडी इन क्रॉनिक डिजीज। ठीक है ना। कहा कि सभी रिपोर्टरी तो महत्वपूर्ण है लेकिन सभी पूरे नहीं है, अधूरे हैं। और कहा कि ये सीएम बोगर कह रहे हैं, और कहा कि क्रॉनिक डिजीज के लिए यह रिपोर्टरी जो है एंटीसोरिक रेमेडी का रिपोर्टरी जो है सो सबसे सूटेबल माना जाता है। लेकिन आज के समय में वर्तमान संदर्भ में हम इसे इनकम्प्लीट कहेंगे क्योंकि इसमें दवा की संख्या बहुत कम है। अब दवा की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम लोग इस रिपोर्टरी पर पूरा भरोसा नहीं कर सकते हैं। सेकेंड एडिशन के प्रीफेस में लिखा हुआ है इन द सेक्शन बोगर मेंशन अबाउट द पॉपुलरिटी ऑफ होम्योपैथी, है ना। बोगर ने होम्योपैथी का जो पॉपुलरिटी था उसको मेंशन किया है। इसमें ड्रग ऐड किया है सेकेंड एडिशन से हैनीमैन के क्रॉनिक डिजीज से, और अबाउट द चेंजेस दैट ऑकर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग ए सिमिलर रेमेडी, है ना। सिमिलर रेमेडी को में जो डाला गया उसके विषय में इन्होंने किया है। और स्टेट ऑफ इलनेस इज चेंज, इट रिमेन्स द सेम। ठीक है ना। फिर फर्स्ट में द कंडीशन इज एमुलेटेड, वेट गिव, ऐसा इन्होंने कैसे आपको एक्शन लेना है इसके बाद विषय में बताया है ना। इसके विषय में ये बताया है होम्योपैथिक एग्रेवेशन है तो वेट करो, इफ सूटेबल सिम्टम्स नहीं है तो एंटीडोट करो, जो बाद में चल करके हम लोग इसको डिटेल्स बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर इसमें इंस्ट्रक्शन के रूप में जो फॉलोअप की बात कही जाती है, जो कि आप केंट के 12 ऑब्जर्वेशंस में भी जा करके देखिएगा, यह इंस्ट्रक्शन डॉक्टर बॉनिगसन ने अपने इस किताब में दिया है। ठीक है ना। फर्स्ट एडिशंस में रिपोर्टरी वाज लिमिटेड टू द रेमेडीज मेंशन इन द फर्स्ट 3 वॉल्यूम ऑफ हैनीमैन क्रॉनिक डिजीज। जब इसमें बहुत थोड़ा सा यूज आया तो 4th वॉल्यूम का केंट इसमें ऐड किया गया क्रॉनिक डिजीज। के पास में इनकी किताबें हैं और बॉनिगसन ने ये इसका यूज किया था। फिर फर्स्ट एडिशंस में टाइपोग्राफी ऑफ द रेमेडीज के इसको बहुत ही वेरीफाई किया गया था। रोमन एंड पैरेंथेसिस को भी इन्होंने क्रिटिकल स्टडी किया था। स्पेस्ड रोमन का भी इन्होंने क्रिटिकल स्टडी किया था। इटैलिक्स का, ये सारे चीज़ का रिवीजन इन्होंने सेकेंड एडिशन में क्या क्या किया है इस बात की चर्चा की गई है। टाइपोग्राफी का, टाइप स्पेस का, इटैलिक्स का, ये सारी बातों की चर्चा इस प्रीफेस में किया गया है। इसके इंट्रोडक्शंस में बहुत सारी बातें दी गई हैं, है ना। इंट्रोडक्शंस में भी बहुत सारी बातें दी गई हैं। पहला तो कहा गया रिपीटेशन ऑफ द डोज होम्योपैथिक, जो भी हैनीमैन का जो मेथड है रिपीट कैसे करना है इसके बाद में। फिर एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है और आज के संदर्भ में ज़्यादा महत्वपूर्ण है वह एक्सपायरी डेट ऑफ मेडिसिन, है ना। एक्सपायरी डेट ऑफ मेडिसिन, इसकी चर्चा इंट्रोडक्शंस में की गई है। तो कहा जाता है कि 1 globule 10 to 20 of which grain moistened with the 30th potency and then dried retain its full power
full power for at least 18 to 20 years. कहता है कि 18 से 20 साल तक भी उसका पावर शक्ति रह सकता है. Is protected from heat and sunlight, and even if the vial is open as many as thousands, हजारों बार आप खोलिएगा लेकिन उसके पावर खत्म नहीं होते हैं अगर आप धूप और रोशनी से बचा करके रखते हैं तो. ऐसा डॉक्टर बॉनी गिब्सन का इस रिपोर्ट में मेंशन किया एक्सपायरी डेट. आज जो भारत सरकार के द्वारा फार्माकोपिया लैबोरेटरी ऑफ इंडिया के द्वारा होम्योपैथिक डेट का जो मेडिसिन का जो मैन्युफैक्चरिंग से के बाद में 5 साल तक ही एक्सपायरी डेट को माना है. ये लिमिट कर दिया गया है आज के संदर्भ में, जो कि बहुत ही उचित नहीं है इस संदर्भ में, जबकि हमारे मास्टर्स इसको 18 से 20 साल की बात करते हैं. इंटरकरेंट रेमेडीज इन क्रॉनिक डिजीज, है ना. अब इन्होंने इस बात की भी चर्चा की है कॉफी के विषय में. टू ग्रेट सेंसिटिव एंड पेनफुलनेस ऑफ द अफेक्टेड पार्ट, इरिटेबिलिटी एंड स्लीपलेस. हीपरसल्फ का अल्टरनेटेड विथ नाइट्रिक एसिड इन एक्सेसिव इरिटेशन फ्रॉम द अब्यूज ऑफ द मर्करी. मैग्नम का एक्सेसिव इरिटेशन विथ ट्रेम्बलिंग, ग्रेट रेस्टलेसनेस. थोड़ा थोड़ा दवा का बात किया है. फिर मेस्मेरिज्म की चर्चा की गई है ना. इसमें मेस्मेरिज्म की चर्चा की गई है फॉर नर्वसनेस इन द जनरल, सम्मोहन के द्वारा. फिर नक्सभूमिका की चर्चा की गई है, पल्सेट ओपियम की चर्चा की गई है और पल्सेटला की चर्चा की गई है इस किताब में. इंटरप्शंस ऑफ द एंटीसोरिक क्योर, है ना. ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं. एंगर विथ वेक्सेशन विथ चिल एंड कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, ब्राइनिया. एंगर विथ इंडिग्नेशन, स्टेफिसेगेरिया, है ना. एंगर कॉजिंग इंटरनल और कॉन्शियंट वेक्सेशन विथ ग्रीफ एंड द सेम की बात इन्होंने इग्नेसिया को कहा. हर्निया डिसेंडेड जनरली, है ना, नक्सभूमिका. होम सिकनेस विथ ग्रेट चिक एंड स्लीपलेसनेस एट नाइट, कैप्सिकम. लव अनहैप्पी विथ इनवर्ड ग्रीफ, है ना, इनवर्ड ग्रीफ. इसको इग्नेसिया में कहा. लव जेलेसी के साथ में अगर आपको डिसअपॉइंटेड लव है तो उसमें हायोसाइमस, और आंतरिक सदमा के साथ में है तो इग्नेसिया. ब्रूस एंड वुंड के लिए अर्निका. फ्राइट विथ वेक्सेशन, एक्वानाइट. वीकनेस कॉज्ड बाय लॉस ऑफ फ्लूइड एज स्वेट, पसीना, पॉल्यूशन. इसमें कैचिंग कोल्ड, ये इसमें नक्सभूमिका की बात की गई है. फॉलोड बाय डायरिया, अगर इसके बाद में हो तो डायरिया हो जाता है तो डलकमरा. डिस्निया, अटैक ऑफ इपिका फॉलोड बाय फीवर, एक्वानाइट. और स्प्रेन ओवर लिफ्टिंग द सम कॉज अर्निका बट बेटर रस्टॉक्स. एंड इंटॉक्सिकेशन आफ्टर वाइन, है ना. अगर वाइन के बाद में अगर कोई इंटॉक्सिकेशन होता है, जहरीला प्रभाव होता है, तो उसके लिए नक्सभूमिका की बात की गई है. एंटीसोरिक रेमेडीज, इसमें करीब करीब 50 एंटीसोरिक रेमेडीज दिए हुए हैं और एक एंटीसाइकोटिक मेडिसिन भी है. ये अल्फाबेटिकली अरेंज किया गया है और हर एक रेमेडी को एब्रिविएशंस माने शॉर्ट नेम से दिया गया. जैसे PETR पेट्रोलियम के लिए दिया हुआ है. जो एंटीसोरिक मेडिसिन हैं उसके लिस्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं. हाँ, ये इतने सारे हैं. और एंटीसेफ्लिटिक मेडिसिन एक है इसके अंदर में, मर्कविवा. और एंटीसाइकोटिक रेमेडी एक है, थूजा. ग्राउंड प्लान, इसका जो प्लान है, स्ट्रक्चर्स, ये माइंड टू जनरलिटीज है. बॉनी गिब्सन गेव लोकेशन इन जनरल एंड कंपैरेटिवली फ्यूअर पार्ट इन ऑफ एनाटॉमी. इन सेक्शन हेड, एब्डोमेन, upper and lower extremities has given locations. Nowhere else he has given the locations. केवल locations इस chapter में ही दिया गया है. Chapter heading given in bold capital large font. Sub heading are given in the capital bold small fonts. जैसे ये अब लिखा हुआ है यहाँ पर vertigo time, इस तरह से. Rubrics are arranged alphabetically arranged किया हुआ है. First word of the rubrics को bold Roman में किया हुआ है, ठीक है ना. उसके बाद कॉमा दे करके फिर दूसरा शब्द का दिया गया. फिर सेमी कॉलन का इस्तेमाल किया गया है. जैसे कि एंग्रीनेस, कॉमा, फ्रेटफुलनेस, उसके बाद में सेमी कॉलन, एगैरिकस, दवा, है ना. सब रूब्रिक्स गिवन
in ordinary Roman italics. ठीक है, एंग्विश फियरफुल कॉमा, देखिए सब एग्जाम्पल दिया हुआ है, एंग्विश सेमीकोलन फियरफुल कॉमा टिमोरस. एंटीसाइकोटिक एंड एंटीसिफिलिटिक रेमेडीज आर गिवन आफ्टर द एंटीसोरिक रेमेडीज आफ्टर हाइफेन, है ना. कुछ दवा दे दिया गया और हमेशा एक रखा गया है कि ये दवा एंटीसाइकोटिक है, ये दवा सिफिलिटिक है. केवल 2 ही दवा था तो उसको केवल इस तरह से इस्तेमाल किया गया है. ग्राउंड प्लान में फिर चैप्टर हेड, इंटरनल हेड इज डिवाइडेड, है ना, इनटू द डिफरेंट एरिया, है ना, बाय सर्टेन लेटर्स. एफ इंडिकेट फोरहेड, सिंसिपिट, टी टेम्पलेट के लिए, एस साइड के लिए. ये सब कोड वर्ड यूज किया गया है. जो मेन हेडिंग है, मेन शब्द है, उसको ले लिया गया. ओ ओसिपिट के लिए, एच हेड के लिए, वी वर्टेक्स के लिए, ऐसा लिया गया है. ठीक है ना. ये आपका इंडिकेशंस आप रिपोर्टरी में खोल करके देखेंगे तो ये ग्राउंड प्लान में ये शब्दों का इस्तेमाल शॉर्ट करने के लिए पर्पस ये था. ठीक है. इसका जो ग्राउंड प्लान है इसमें आप देखिएगा टोटल हैनीमैन एनाटॉमिकल स्कीम को फॉलो किया है. हेड इंटरनल, लोकेशन, फोरहेड टेम्पल वर्टेक्स, सेंसेशन एलाइव बॉल लाइक, एग्रीवेशंस एयर कोल्ड, एम्बुलेशंस टाइम, सीक्वेंस ऑफ एग्रीवेशंस कैसे बढ़ता है, एग्रीवेशंस टेम्पलेशंस टाइम कॉन्कॉमिटेंट इज चेंज फ्रॉम द सेक्शंस टू सेक्शन, सेक्शन हर एक सेक्शन में किया गया. इंडेक्स, दिस इज द लास्ट पार्ट. इंडेक्स इसमें दिया हुआ है लास्ट पार्ट में और अल्फाबेटिकली अरेंज किया हुआ है सभी कुछ को. इस रिपोर्टरी का खासियत क्या है, ये फर्स्ट रिपोर्टरी था. ठीक है ना. वैल्यूबल इंट्रोडक्शंस बाय द मास्टर हैनीमैन और रिपीटेशन ऑफ रेमेडीज के विषय में बहुत ही बड़ा इंस्ट्रक्शन इस किताब में दिया हुआ है. ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एंड एक्सपायरी डेट ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन की चर्चा की गई है. बाद वाले रिपोर्टरीज की भी कल्पना की गई है और बॉनिगिसंस ने ग्रैंड जनरलाइजेशंस को फॉलो किया था, लेकिन इस किताब में कुछ रूब्रिक्स ऐसे भी हैं जो कि जनरलाइजेशंस नहीं किया हुआ है. The rubrics are arranged in alphabetical order in the different chapter and most places there are 5 grading of the remedies. ठीक है ना. ये 5 ग्रेडिंग में किया गया है. ये इस रिपोर्ट की खासियत है. फिर each chapter has subsection in relation to time, aggravations and ameliorations. ठीक है. हर एक चैप्टर में टाइम और एग्रीवेशंस को लेकर के दिया हुआ है. कहीं कहीं पर कुछ सिनोनिम्स जो मैं बताया था इसमें इस्तेमाल किया गया है. फेस स्केली, लाइकेंस को ब्रैकेट में लिखा, मैंने लाइकेंस का मतलब स्केली होता है, टीयरिंग का मतलब वाटरिंग होता है लोग समझने के लिए. नोट्स को उन्होंने ब्रैकेट में लिखा, बम्प होता है, ऐसा करके वहाँ पर दिया गया हुआ है. डिजायर एंड एवर्सन्स को एपिटाइट चैप्टर बना करके दिया गया है, उसमें डिजायर एंड एवर्सन्स दिया गया है. और रूब्रिक्स फॉर वेरिकोज वेन को वेरिकोज वेन आपको कि स्किन चैप्टर में दिया गया. तो इस तरह से थोड़ा सा इस किताब को उलटिएगा तो आपको थोड़ा सा इसकी जानकारी मिलेगी. रिपोर्टरी में ऑथेंटिक रिपोर्टरी इसलिए माना जाता है कि ये डॉक्टर हैनीमैन के ओरिजिनल काम पर टिका हुआ है और डॉक्टर बॉनिगिसन ने उन रेमेडीज को भी अपने प्रैक्टिस में वेरीफाई किया है और डॉक्टर सीएम बोगर ने भी इसके पैथोलॉजिकल जर्नल को इस्तेमाल किया है. और केंट का आइडिया जो है सो इस किताब में माइंड को लेकर डाला है, लेकिन बाकी चीज़ को केंट ने भी इस किताब से, इसीलिए कहा जाता है कि यह बाद में जितने भी रिपोर्टरी आए उस सभी के ये एक प्रोजेनेटर के रूप में यह रिपोर्टरी रहा है. इसकी लिमिटेशंस क्या है, नंबर ऑफ रेमेडीज तो बहुत कम है जैसा कि मैंने बताया. कॉन्कॉमिटेंट बहुत सभी जगह पर नहीं दिया हुआ है. टाइम बहुत ही कम, एक फिक्स टाइम दिया हुआ है, मॉर्निंग, फोरनून, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट. बाकी फिर अलग अलग समय नहीं दिया हुआ है. बाकी बाद की रिपोर्टरी में आप देखिएगा. ईच चैप्टर एंड बाय एन अंडरलाइन, मोस्ट ऑफ द टाइम नॉट फाउंड लीडिंग टू द कंफ्यूजन. नो इंडेक्स फॉर द रेमेडीज नहीं दिया हुआ है. द एलिमेंट फॉर द चैप्टर इज वेरी कंफ्यूजिंग
since there is no definite font of the chapter and the sub-chapters. The sequence of aggravations, ameliorations, time concomitant is changed from section to section. एक सीक्वेंस नहीं है, कोई एक प्रारूप जो है सो एक रूपता इसके अंदर में नहीं है, ये इसकी सीमा है इस किताब की। और रिपर्टरी जो है सो अब वास्तव में अब इसका यूज नहीं रह गया है, लेकिन इसके प्लान और इसके स्ट्रक्चर और बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख करके इस रिपर्टरी को हम लोग पढ़ते हैं, जिससे कि हम लोग आगे आने वाले समय में अपने इसमें जो गलतियां हैं उसको सुधारें और अपने प्रैक्टिस को, अपने नए रिपर्टरी, इसलिए बाकी जितने रिपर्टरी जो बने हैं इसमें इनके गलतियों को सुधारने का भी प्रयास किया गया है। तो ये डॉक्टर बॉनी का प्रयास है और डॉक्टर बॉनी के पहला रिपर्टरी के रूप में यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके साथ मैं आप सबों को ये धन्यवाद देता हूँ। यह लेक्चर समाप्त होता है। तो ये लेक्चर तो समाप्त होता है, लेकिन